जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने आई थिंक पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको मैटलैब में डिफ़ाइन करना और उनको सॉल्व करना देखा था कि आपके पास अगर डिफरेंट पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं डिफरेंट ऑर्डर्स की, तो वो आपने मैटलैब में किस तरह रिप्रेजेंट करनी है और उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। मतलब उसके अगर रूट्स फाइंड करने हैं या अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपने उस इक्वेशन को कैलकुलेट करना है, या अगर आपने पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स अगर गिवन है। तो ये 3-4 चीज़ें लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर की थी। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने का भी देखा था कि अगर कोई पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस जो हैं वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम कवर की थी। अच्छा, अच्छा आज के लिए फिर तो इसी में फ़र्दर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं और फिर उसी से रेलिवेंट फिर उसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और फिर साथ ही में किसी भी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन और उसकी इंटीग्रेशन। ये 4 चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इसमें मैं पहले कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपको एक ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही होगी। F4 जो है आपकी, वो आपकी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लैप्लास, इसके अलावा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, 4 चीज़ें आज हमने कवर करनी है। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपकी बेसिकली यूज होती है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल करने की। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं, जो आपके मतलब टाइम डोमेन में होती हैं इक्वेशंस। और इसी तरह जो आपका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ होता है एस डोमेन में, और वहाँ से फिर आपने इसका टाइम डोमेन में फ़ंक्शन निकालना होता है। मतलब एस डोमेन में एक फ़ंक्शन दिया हुआ है ट्रांसफ़र फंक्शन, उसको आपने जो है टाइम डोमेन में उसको कन्वर्ट करना है
और जो आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ होता है वो मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। तो बाकी इसमें आपने जो एफएससी में इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो कवर की होगी, उसमें ये कि टेबल इसका दिया हुआ होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सर्टन। तो वो आप एक सर्टन लेवल तक जाके डायरेक्ट उसकी वैल्यूज़ जो है पुट कर देते हैं। इसका मतलब आप सॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं करते। मतलब एक आपके पास फंक्शन जब आ जाता है उसकी आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू टेबल में से देख के वो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसी तरह इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी है कि वो टेबल में से आप देख लेते हैं कि आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन एक एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, तो उसका जो भी उसकी वैल्यू है आप टेबल में से देख के लिख लेते हैं, चाहे वो कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या वो सिंपल एस डोमेन में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो वो आप उसको डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपकी 2-3 कमांड इसमें यूज़ होती हैं, वो आपकी इसमें कमांड विंडो में ही हम लास्ट टाइम भी जैसे किया था, कमांड विंडो में इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कमांड यूज़ होनी है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है सिम एस। ठीक है, मतलब हमने जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हमने एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करना है वो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में या वेक्टर की फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं। तो वेक्टर में जो हैं उनके कोफिशिएंट्स हम सिर्फ लिखते हैं और मतलब उसके वेरिएबल्स जो हैं वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो कंसिडर हो जाते हैं। तो जो आपने वेक्टर्स यूज़ करने हैं मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए, उन वेरिएबल्स मतलब वो मैट्रिक्स या वेक्टर जो है वो किसी वेरिएबल में आपने स्टोर करना है। तो उन वेरिएबल्स को आपने इस सिंबल्स की जो कमांड है इसके थ्रू आपने डिफ़ाइन करना होगा। यूँ समझ लें ये इनिशियलाइज या डिफ़ाइन जो है वेरिएबल्स को हम इस कमांड से करेंगे। ये स्मॉल में ही होगा सारा। अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें कमांड यूज़ होगी टी, और इसमें पैरेंथेसिस में आप जो है ना जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, जो भी आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन को आपने किसी वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल को आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो उसको वो एक रिफाइंड फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। आपने किसी फंक्शन का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो उसके लिए सिंपल कमांड है लैप्लास, और यहाँ ब्रैकेट में आप वेरिएबल लिखेंगे जिस वेरिएबल में आपने उस इक्वेशन को सेव किया हुआ है। मतलब आपने वेक्टर फॉर्म में किसी वेरिएबल में उसको सेव किया हुआ है इक्वेशन को, जो सिंप्लीफाइड किया है, जिसका आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो वो आप उसका वेरिएबल लिखेंगे यहाँ। इन्वर्स लैप्लास जो है वो सिंपल आप शुरू में आई लगा दें, ये आपका इन्वर्स लैप्लास आ जाएगा। ये सारा स्मॉल में लिखना है आपने। ठीक है, स्मॉल कैप्स में है सारा ये। इसके अलावा जो है हमने अगर डिफ्रेंशिएशन करनी है तो उसके लिए उसकी कमांड है डिफरेंशियल की शॉर्ट फॉर्म डिफ, और ब्रैकेट में आप उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ए बी सी डी वेरिएबल आप मेंशन कर देंगे जिसके अंदर आपकी जो इक्वेशन है वो सेव हुई है। इसी तरह
इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म इंट, और ब्रैकेट में आप उसका वेरिएबल लिख देंगे जिसमें आपने सर ये सेव प्रिंट किस किया लिए था? सॉरी दोबारा बताइएगा। सर ये जो आपने डिफ अंदर का सी पूछ रहे हैं? फाइनल एक्सप्रेशन लिखा है ये किस लिए था? ये हाँ, ये मैं बता रहा हूँ फाइनल एक्सप्रेशन जो है ना, यहाँ आपने कोई वेरिएबल लिखना है, मिसाल के तौर पे ए लिख दिया है। अब ए वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने जो एक्सप्रेशन है वो आपने सेव किया हुआ है, मतलब वेक्टर फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है वो आपने इस वेरिएबल में सेव किया हुआ है। तो ये जिस वेरिएबल में आपने इक्वेशन को सेव किया हुआ है उस वेरिएबल को आप लिखें। तो यहाँ भी इसी तरह फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ब्रैकेट में, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद जिस वेरिएबल में आपने इक्वेशन को सेव किया है वो वेरिएबल आप लिखेंगे यहाँ। तो वो उस वेरिएबल में क्योंकि वो इक्वेशन सेव है तो उस इक्वेशन पे ये सारे जो हैं फंक्शंस वो अपडेट होंगे। उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी होगा, उसकी इंटीग्रेशन भी होगी, उसकी डिफरेंशिएशन भी होगी। तो ये सारी चीज़ें फाइनल इक्वेशन जो आपकी आएगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी। तो इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली मैटलैब पे, तो उस पर थोड़ा मज़ीद क्लियर होगा आपको। अच्छा, मैटलैब में अब आप लोगों को इक्वेशन लिखने का तरीका तो आ गया होगा कि उसको हम वेक्टर फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरह हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, वो उसमें तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। तो इसको मैटलैब में देखते हैं फिर। अच्छा, इसमें पहले हम एक इक्वेशन, पहले आपका आ रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है। पहले आपने नंबर्स को डिफ़ाइन करना है। TSN, ये इसमें जब भी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसमें ये TSN जो है यही आप इसमें लिखेंगे वेरिएबल्स, मतलब T जो है टाइम डोमेन है, एस डोमेन, और N जो है इसका जो ऑर्डर होता है पोलिनोमियल का वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये सर वो कोई, सिंगल एम आना है। हाँ वो सिंगल एम कर दिया, ठीक है। इसमें आप जैसे आप नॉर्मल जब ऑन पेपर जब कर रहे होते हैं, अगर आप एक कोफिशिएंट और किसी वेरिएबल के दरमियान अगर आप कोई ऑपरेटर यूज़ ना करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको मल्टीप्लिकेशन ही कंसीडर करता है। लेकिन जब आपने मैटलैब में यूज़ करना है तो आप कोफिशिएंट और वेरिएबल के दरमियान ऑपरेटर लाजमी यूज़ करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने स्टैटिक जो है वो यूज़ करना है, वरना उसमें कोई एरर आ सकता है। तो एक्सपोनेंट और -2 टाइम्स
अब इसमें देखें, अगर आप थ्योरेटिकल कर रहे होंगे तो ये 9 और एक्सपोनेंट के दरमियान मल्टीप्लाई का सिंबल और साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ये इसको मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ 2t जो है इसके दरमियान भी आपको मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती जब आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं, लेकिन मैटलैब में जब करना है तो आपने इसमें ऑपरेटर यूज़ करना है लाजमी। ये आपको लास्ट में बताया था कि अगर आप इसमें लास्ट में सेमी कॉलन यूज़ करेंगे तो ये वेरिएबल आपका वर्क स्पेस में सेव हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं करेगा। अब मैंने सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया तो इसने साथ ही डिस्प्ले भी कर दिया कि एफ़ के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई है, और वर्क स्पेस में दोनों सूरतों में आएगी, लेकिन अगर सेमी कॉलन यूज़ करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। मतलब अगर आपने सब्सीक्वेंट इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है तो उसमें आप सेमी कॉलन यूज़ करते हैं कि वो हर स्टेप के बाद उसको डिस्प्ले ना करे और वर्क स्पेस में सेव करता रहे, और लास्ट में जो फाइनल वैल्यू है सिर्फ वो डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेना है तो उसमें क्या करना है, लैप्लास की कमांड और इसमें पहले आपका फंक्शन आएगा और फंक्शन के बाद ये टाइम और इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करना है। पहले फंक्शन, फिर ये टाइम डोमेन में है और इसको हमने एस डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो अगर तो हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे तो वो सेमी कॉलन नहीं लगाते तो वो यहीं रिज़ल्ट भी शो कर देगा। ये इसका क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 9/s+2+1/s। अब इसकी वो दूसरी कमांड यूज़ करके देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसी को अगर हम इस तरह करके देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, तो ये बस इसके डिस्प्ले में फ़र्क पड़ रहा है कि तो यहाँ आप देखें कि ये एक हॉरिजेंटल फॉर्म में बता रहा है स्लैश करके, और यहाँ ये आपको जो टेक्स्ट बुक फॉर्मेट है या जो जिस तरह आप बुक्स में देखते हैं तो उस तरह रीडेबिलिटी में थोड़ा फ़र्क पड़ा है। आंसर वही है, रीडेबिलिटी में फ़र्क पड़ा है। ये देखें, ये टेक्स्ट बुक फॉर्म में दे दिया, ये इसने सिंपली हॉरिजेंटल फॉर्म में प्रोग्रामिंग फॉर्म में दे दिया। तो ये आप मतलब दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, कमांड विंडो में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी यहाँ वर्क स्पेस आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है या आपने जहाँ भी इसको सेट किया हुआ है लेफ़्ट या राइट पे, जो आपने कमांड विंडो में आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं वो यहाँ सेव होते रहेंगे, और इनकी अगर आपने मैट्रिक्स देखनी है तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें किसी पे भी। वेरिएबल पे, अच्छा ये आ गया इधर। ये कमांड विंडो मैंने एक्सपेंड कर दी थी तो उस वजह से ये ठीक है। वेरिएबल्स को आप यहाँ देख सकते हैं 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है। ये इसकी हेल्प भी देख सकते हैं, ये सिंबल जो है ये आई थिंक अच्छा, इसमें वैल्यू जी वालेकुम सलाम।
एस वाई एम की कमांड जी। मेरे पीसी पे शो नहीं हो कौन सी कमांड? सर। ये वाई एम वाली जो आपने ऊपर दी है ना सर, ये शो। एक मिनट दोबारा देख लें इसका। ये मैं वेरिएबल एक मिनट दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये इधर शो होने चाहिए थे। अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा बाहर वाले इसको। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि सर ये जो आपने लेप्लास के अंदर एफ टी एस है सर, इसका क्या मतलब है? और ऊपर जो सर वो टी एस एन यूज़ किया था उसमें वो एन क्या था? हम्म। ना ये उसका पोलिनोमियल का ऑर्डर होता है। आप पोलिनोमियल इक्वेशन यूज़ करते हैं, उसमें कोई फर्स्ट ऑर्डर की होती है, कोई सेकंड ऑर्डर की होती है। तो ये मतलब एक सिंबल्स हमने बस डिफ़ाइन किए हैं कि हमने आगे जो फंक्शन यूज़ करने हैं उसमें ये चीज़ें यूज़ होनी है कि एक टाइम डोमेन में फंक्शन होना है, उसको हमने एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, या एस डोमेन में है तो उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। और एन जो है वो उस इक्वेशन के मतलब जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसके ऑर्डर को शो करता है। तो ये बस उनकी इनिशियलाइजेशन है। सर मतलब मैटलैब ये बस बता। जी जी। इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं ना होती। बस ये इसमें इन्होंने एक ये सिंबल की कमांड ये स्पेसिफिकली रखी हुई है कि ये अगर आपने लैप्लास इन्वर्स लैप्लास मतलब टाइम डोमेन के फंक्शन आपने अगर यूज़ करने हैं, टाइम डोमेन से एस डोमेन में जाना है या एस डोमेन से टाइम डोमेन में आना है, तो उससे पहले ये कमांड आपको फिर यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये कि ये वर्क स्पेस में आपको ये वेरिएबल्स जितने आप डिफ़ाइन करते रहेंगे, जो वैल्यू सेव होगी वो आपके वर्क स्पेस में शो होंगे। और अगर सेम नेम से अगर आप दोबारा इसको वैल्यू सेव करवाएंगे या लेंगे तो वो पुरानी वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी और नई वैल्यू को वो उसमें अपडेट कर देगा। तो अगर आपने इनको डिलीट करना है तो आप क्लियर ऑल लिखें, क्लियर ऑल। तो इसमें वर्क स्पेस पे देखिएगा लेफ़्ट साइड पे ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो अब आप ये वाले जो आपने अभी तक डिफ़ाइन किए थे, अब इसमें कोई वैल्यू नहीं, इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब कमांड विंडो में जितनी ये कैलकुलेशन है इसको भी आपने क्लियर करना है, तो CLC लिखना है सिर्फ, तो ये क्लियर हो गई। अब लैप्लास की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यही सिंबल्स की कमांड यूज़ करनी है और TSN, ठीक है। ये TSN जो है ये इसने एक देखें ये वेक्टर बना दिए तीन, कि जो आपका फंक्शन है टाइम डोमेन में उसके लिए एक मैट्रिक्स बना दिया है, और 1 बाय 1 की एस डोमेन में जो है उसकी बना दी है जो आपका रिज़ल्ट आएगा, और जो इसका क्या कहते हैं पोलिनोमियल का ऑर्डर होगा वो इसमें एन में, मतलब इसने ऑटोमेटिकली जो है इन तीनों के लिए मैट्रिक्स डिफ़ाइन कर दी है कि जो आपका सर। ये आंसर आएगा वो इसमें सेव होगा। सर ये सेम जी कमांड मैंने दी है, वो अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल आ गया। जी बताइए। सर ये जो आपने अभी कमांड दी है ना, ये मैंने सेम कमांड। आवाज़ आपकी कट रही है दोबारा। सर मैं कह रहा हूँ ये जो आपने कमांड दी है ये सेम मैंने कमांड दी है। नीचे ऑप्शन आ गया अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल SYMS। यस सर, मेरा भी यही मसला है। आप कह रहे हैं एरर एरर आ रहा जी सर, एरर आ रहा है। है। आप ऐसा करें, स्क्रीन शेयर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सर ये वीडियो ऑन स्क्रीन करके शेयर दें। करने की आपके पास ऑप्शन आ रही है? सर उसके लिए आपको जो है ना ऑर्गेनाइजर बनाना पड़ेगा। रोल नंबर क्या है आपका? 3।
327 है। यस सर। हाँ, ये आप स्क्रीन शेयर करें ज़रा। जी सर, एक सेकंड कर दूँ। ये मुझे पहले स्टॉप तो नहीं करनी पड़ेगी स्क्रीन? सर करनी पड़ेगी। हाँ, देखें करके। हाँ, आपकी सर शो स्क्रीन हो अभी रही है। नज़र नहीं आ रही। नहीं, मेरे पास तो नहीं नज़र आ रही। किसी और स्टूडेंट के पास नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है नजर। यस सर। हाँ, ये हाँ अब आना शुरू हुई है। इंटरनेट स्टेबल है। मैं एक मिनट ये चेंज। जी अब आई है। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था इसमें? ये जो सिम्स आप कह रहे हैं कि ये अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा, आपका ये मैटलैब 2015 है। अच्छा, लिखा तो सही है आपने। सर मुझे इसको लगता है आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ सर। इंस्टॉलेशन में मसला है। जी सर, इंस्टॉलेशन में मसला। मेरे भी पहले सर, मैंने पहले इंस्टॉल किया था तो कई कमांड्स नहीं चलती थी सर। फिर मैंने दोबारा इंस्टॉल किया था, फिर चल गई थी। अब इसमें हाँ यही, अब देखें ना, ये इनकी मैट्रिक्स शो हो रही है। ये मैंने, लेकिन अगर इसको मैंने चेक किया था तो ये मेरे पास जो है, दोबारा मैं देखता हूँ मैट्रिक्स शो हो रही है मेरे पास या नहीं। ये मैट्रिक्स जो है मेरे पास, पता नहीं बटन मैंने सही नहीं क्लिक किया। ये इसी तरह शो होनी चाहिए थी जिस तरह इनके पास शो हो रही है। ये मैट्रिक्स आप लोगों को नज़र आ रही है जब आपने वेरिएबल पे क्लिक किया है?
कि मैट्रिक्स जो इनके पास शो हो रही है ये बिल्कुल ठीक हो रही है, इसी तरह होनी चाहिए कि जब ये इसने वेक्टर डिफाइन किए हैं तो जो आपका आंसर होगा, वैल्यू होगी, वो इसी तरह ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है तो इसमें वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। ये आपने ऐसे लिखा या ए लिखा है? इसको आप सर एस लिखा हुआ। इसको आप क्लियर ऑल करके क्लियर ऑल करें पहले। कर दिया सर। हाँ क्लियर ऑल, ठीक है, वर्क स्पेस क्लियर है। अब लिखें ज़रा ये दोबारा, सिम्स TSN स्पेस से क्या लिखना है? नहीं आ रहा ये आपका, फिर हो सकता है इंस्टॉलेशन में मसला हो, कोई उसने कुछ कमांड्स हैं वो सही तरीके से इंस्टॉल ना की हों। ओके सर ठीक है, मैं दोबारा इंस्टॉल करके देखता हूँ। हाँ क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोगों का सही, इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा इस कमांड में? सर मेरा आ रहा है मसला। आपका भी आ रहा है? यही सेम प्रॉब्लम है? यस सर, सेम प्रॉब्लम। ये आप इसमें ना एक और चीज़ ये करें कि कमांड विंडो में हेल्प लिख के ना, ये इस कमांड का लिखें नाम, हेल्प लिख के ये सिम्स लिख के देखें इसमें क्या बता रहा है। सर सिम्स नॉट फाउंड आ रहा है। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे पास ही शो कर रहा है। इसमें आ रहा है शॉर्टकट फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिंबॉलिक वेरिएबल्स। तो ये डिफरेंट सिंबल्स जो हैं उनको कंबाइन करके जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा, एक इसमें इन्होंने ये हिंट दी हुई है कि क्योंकि सिम्स की जो कमांड है ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स को एक ही कमांड में कर रहा है। अब आप ये देखें इसमें अलग अलग जो है इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप इस तरह देखें, सिम लिख के पहले आप टी लिख दें, फिर सिम लिख के जो इसका है एस लिख दें, फिर सिम लिख के एन लिखें। इस तरह देखें कुछ हो रहा है। मतलब ये वाली कमांड है ना, इसके मुताबिक आप ये लिखें टी इज़ इक्वल टू सिम और यहाँ सिंगल कोट में टी लिखें। ये जैसे लिखा हुआ है इस तरह लिखें आप एग्जैक्टली, ये लिख के देखें। ये चेक करके बताएं ये आपके पास काम कर रहा है ये? मैं यहाँ लिख के देखता हूँ इसको। इस तरह आप लिखें। ये भी सर अनडिफाइन आ रहा है। ये फिर आपकी इंस्टॉलेशन में मसला है, क्योंकि अगर आपकी वो इंस्टॉलेशन ठीक होगी ना तो ये वाला देखें, ये वाली कमांड भी चल रही है और वो कंबाइन वाली भी चल रही है। आपने टी एस और एन को अलग अलग डिफ़ाइन करना है तो इस तरह आप 3 अलग अलग वेरिएबल को इस तरह कर लेंगे, और अगर एक ही दफ़ा में करना है तो सेम्स करके। तो ये आपको थोड़ा सा ना इसको अपडेट करना पड़ेगा, कोई चीज़ इसमें इंस्टॉलेशन में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग हो गई है शायद।
तो इसको आपको एक दफ़ा फिर देखना पड़ेगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। ये अगर हमने अलग अलग करना है, TSN जो है ये पहले हमने T को कर दिया। ये देखें वही चीज़ जो है TSN कंबाइन आती थी, अब ये खाली T आ गया, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बन गई है। इसी तरह हम S के नाम से एक मैट्रिक्स जो है वो आ गई है। इसी तरह N के नाम से, मतलब ये TSN कंबाइन करके कर लें, सिम्स की कमांड यूज़ करके अलग अलग कर लें, दोनों तरीक़ों से ठीक है। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने लेना है तो पहले कोई फंक्शन डिफाइन कर लें, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 2 साइन और उसमें एक्सपोनेंशियल कॉस कर लेते हैं। फंक्शन और इसके बाद साइन के अंदर अगर आपने लेट्स सपोज 3t लिखना है तो आपने उसके दरमियान भी एक ऑपरेटर यूज़ कर लेना है। और ये कंप्लीट, अच्छा आगे किसी चीज़ का ले लें, एक्सपोनेंट भी अगर आपने 3t का लेना है तो इसके दरमियान भी एक ऑपरेटर यूज़ करना है। बाद एक कोसाइन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, और कोसाइन टाइम डोमेन में 3t है। अच्छा, अब इस फंक्शन में आप देखें ये 2 जो है सिर्फ साइन 3t से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकियों से नहीं हो रहा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये बाकियों से भी मल्टीप्लाई हो तो आप इसके अराउंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दें। अब ये 2 जो है ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इस ब्रैकेट पे आएंगे तो इसके जो अपोजिट है उसके नीचे कर्सर आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ये देखें, इस पे जब मैं आऊँगा तो ये इस साइड पे डैश आया। इसके आगे जाते हैं, ये देखें इसके अपोजिट जो ब्रैकेट इसकी ओपन हो रही है करस्पॉन्डिंग वो आ गया। तो ये आपका फंक्शन हो गया डिफाइन। अब इसका हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे। ये देखें सेमी कॉलन अगर लगाते हैं तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। अब एक ए वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसमें इसका लैप्लास ले लेते हैं। लैप्लास हमने किसका लेना है, फंक्शन का लेना है, और वो टाइम डोमेन में है, उसको हमने एस डोमेन में कन्वर्ट करना है। अब सेमी कॉलन हमने लगाया तो इसका मतलब है डिस्प्ले नहीं करेगा लेकिन इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये देखें ए आ गया। इसमें देखता हूँ ये वेरिएबल शो होना चाहिए था। ये आप ये वेरिएबल पे क्लिक करके देखें, आपको मैट्रिक्स में कुछ शो हो रहा है। सर ऐसे नहीं शो हो रहा। यहाँ वैल्यू जो है वो शो होनी चाहिए थी, अब पता नहीं किस वजह से नहीं हो रही। सर अगर एक मैट्रिक्स बना के करें तो वो शो हो जाती है, लेकिन उसकी वो मैट्रिक्स शो हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं शो हो रहा। अच्छा सही सही। ये आपकी लैप्लास जो है ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब आप ए लिख के एंटर कर दें, बेशक अभी हमने डिस्प्ले नहीं किया, ए लिख के एंटर कर दें, इस तरह भी दिखा देगा ये। या आपने अगर इसको टेक्स्ट बुक फॉर्म में लिखना है तो आप ये पीटी की स्टेटमेंट कमांड यूज़ करें और
सेमीकोलन लगा के देखते हैं क्या होता है। इधर लगाना ना लगाना बराबर है, क्योंकि इसने वैल्यू सेव नहीं करनी, सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, ये जो है ये आपको शायद पढ़ने में थोड़ा मुश्किल डिफरेंट लगे। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका ये 2 नहीं है, ये आपका एस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 9। और ये आपको लग रहा है 2 है नीचे, ये एस के ऊपर स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस 9। तो इस तरह ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप इसी फंक्शन को अगर इन्वर्स लैप्लास लें तो वो आपके पास फंक्शन वापस आ जाएगा। अगर इसी को हम लेके देख लें इन्वर्स लैप्लास, ये वैल्यू आपकी सेव हुई है ए में, तो ये देखें आपका फंक्शन वापस आ गया, जो हमने इनपुट दी थी वही चीज़ वापस आ गई है। अच्छा, सिंबल्स का जो है ये अभी जो इसकी बात समझ में आ रही है वो ये कि जो आपने इक्वेशंस यूज़ करनी है उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना वो आपने सिंबल्स की कमांड से बताने होते हैं। कि अगर आपने जैसे टाइम डोमेन की इक्वेशन है उसमें टी भी आएगा और उसको आप एस डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो रिज़ल्ट में एस आएगा। और पोलिनोमियल जो है उसमें एन जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मतलब इस तरह हम आगे जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें अगर टी इन्वॉल्व नहीं है तो हम टी को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, या अगर एस इन्वॉल्व नहीं है तो एस भी नहीं करेंगे। मतलब जो सिंबल्स इन्वॉल्व होंगे उस इक्वेशन में वो हमने डिफ़ाइन करने हैं। इन्वर्स लैप्लास जो है उसको एक और दफ़ा देख लेते हैं। इन्वर्स लैप्लास के लिए आपके पास फंक्शन जो है वो एस डोमेन में होता है पहले। तो इसमें कोई फंक्शन हम लिखते हैं 4/s² + 4। फिर जो है वो आपने हो गया s² + 4। ये फ्रैक्शन में लिख लेते हैं कुछ, ऊपर आप कर दें s+2 और नीचे जो है नीचे कर दें s² + 2 कर दें। ये एक हमने ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा है। अब इसमें यहाँ आई डोंट नो कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, वरना इसको मज़ीद थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए इन दो को भी अलग कर दें। वैसे होना तो नहीं चाहिए था इसमें कोई मसला। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अच्छा, इसका जो है इन्वर्स लैप्लास ये आपका होगा फंक्शन का
ये लेके देखते हैं, ये आपका आ गया 2 sin of 2t और प्लस cos 2 raised to power half t और प्लस 2 raised to power half मल्टीप्लस साइन ये इसमें किया है इन्होंने 2 raised to power half t। अब इसमें ये देखें, ये इक्वेशन जिस फॉर्म में लिखी हुई है आपने जब इनपुट देनी है टाइम डोमेन में तो वो इसी फॉर्म में देनी है। अब इसमें देखें ये जो इसने आंसर दिया है कैलकुलेट करके, कोफिशिएंट और फंक्शन के दरमियान ऑपरेटर यूज़ किया है और फंक्शन के बाद भी जो चीज़ें हैं वो सारी ब्रैकेट में लिखी हैं। और यहाँ देखें ये पावर में है, ये भी इसमें आप इनपुट देनी है। तो अगर हम यूज़ करके देखें तो इसमें देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। मेरे ख्याल से कोई फ़र्क देखते हैं क्या पड़ता है। अच्छा, ऑपरेटर इसने ख़त्म कर दिए, लेकिन 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है शुरू में यहाँ शुरू में 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा था, वो नहीं इसने शो किया। आपको थोड़ा फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो मल्टीप्लायर है वो इसने बाद में लिखा है और ऑपरेटर जो है वो ख़त्म कर दिया। यहाँ ऑपरेटर आ रहा है और यहाँ इसने ऑपरेटर ख़त्म कर दिया। इसी तरह कॉस ये स्क्वायर रूट है, मतलब 2 रेज़ टू पावर हाफ है तो उसका मतलब है अंडर रूट है, अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई टी। इसी तरह ये अंडर रूट 2 रेज़ टू पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अंडर रूट 2 टाइम्स टी। तो ये आप दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं इसको, टेक्स्ट बुक फॉर्म में भी देख सकते हैं और डायरेक्ट उसका जो कोडिंग फॉर्म में है उसमें भी डायरेक्ट आंसर उसी फॉर्म में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, कोई पोलिनोमियल इक्वेशन भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक तो लिमिटेड होती है कि ऑर्डर 2 होता है उसमें, और इससे ज़्यादा फिर आप अगर इससे ज़्यादा ऑर्डर की इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए फिर जेनेरिक टर्म पोलिनोमियल इक्वेशन जो है वो यूज़ होगी। तो उसके लिए आपको बताया था कमांड है डिफ की, डिफरेंशियल की शॉर्ट फॉर्म, और आप ब्रैकेट में जो जिस वेरिएबल में आपने वो स्टोर की इक्वेशन वो लिख देंगे। अब इसका डायरेक्ट अगर हम इक्वेशन ए जो है टाइम डोमेन में है, इसका डिफरेंशियल आता है ठीक है। ये इसके भी डिफरेंशियल अगर आप लें तो यही आएगा। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई भी होगा तो 4। इसी तरह कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन ये आखिर में ले गया शायद, माइनस साइन है लास्ट में क्या माइनस साइन, और उसके बाद जो इसका आगे इसका जो एंगल है उसका डिफरेंशियल लिया है तो वो आपका अंडर रूट 2 का जो है वो शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया है और बाकी ये इसी तरह है। लास्ट वाला जो है साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, तो वो यहाँ लिख दिया। तो इस तरह ये आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल ले सकते हैं। तो इसमें सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम लेके देखते हैं। वेरिएबल्स हमने डिलीट कर दिए हैं। अब एक कोई इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है 4x²
ये आपकी, अच्छा ये हाँ इसमें मिस्टेक आ गई है। इसमें हमने गलती क्या की है कि सिंबल को डिफाइन नहीं किया। ये चले अच्छा हो गया, थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो गई है। तो हमने जो सिंबल यूज़ पहले डिफाइन करना है। तो इसमें अगर हम ये जेनेरिक कमांड यूज़ कर रहे हैं सिम्स, तो इसके बाद हम एक से ज़्यादा सिंबल्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। वाई यूज़, ठीक है। एक्स वाई, अब इसने देखें लेफ्ट साइड पे वर्क्स में एक बना कमांड दोबारा यूज़, देखें अब सेव हो गई है, क्योंकि वाई के नाम से भी एक वेक्टर है और एक्स के नाम से भी है। तो ये चीज़ अब क्लियर है कि आपने जो इक्वेशन यूज़ करनी है उसमें जो जो से वेरिएबल्स जो हैं या सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो आपने सिंबल्स की कमांड यूज़ करके उसको डिफ़ाइन कर देना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में टी भी यूज़ होता है, एस भी होता है, एन भी होता है। तो वो आपने उसमें आप थोड़े एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। अब जैसे अगर हम लेट्स सपोज ये सिंबल की कमांड यूज़ की है, इसमें हम जेड भी कर देते हैं इंक्लूड फॉर एग्जांपल, तो जेड के नाम से बना देगा, यूज़ बेशक ना हो वो, तो उसमें कोई एरर नहीं होगा। मतलब आपको जो वेरिएबल्स लगते हैं या सिंबल लगते हैं जो आपकी इक्वेशन में यूज़ होने, वो आप सबसे पहले सिंबल्स की कमांड यूज़ करके डिफ़ाइन कर देंगे। अच्छा, अब हमने क्या लेना है, डिफरेंशियल लेना है, डिफरेंशियल लेना है वाई का। तो ये देखें, अब इसको आप वैसे थ्योरेटिकल करके देखें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, 4 से होके 8x हो जाएगा। इसी तरह 2x का डिफरेंशियल 2 होगा और 1 का डिफरेंशियल 0 होगा। अब ये कहीं स्टोर आंसर में स्टोर हुआ है, शो मेरे ख्याल से नहीं होगा ये। अच्छा, आंसर में ये मतलब आपका ये स्टोर हो गया 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है। अगर आपको ये किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो ये एग्जैक्ट हमने किया हुआ है, डिफरेंशियल नेम, तो ये z में स्टोर हो जाएगा। अब ये z में जो है वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज इसको हम एक ट्राई करते हैं, अगर हम w में स्टोर करने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है देखते हैं। w में भी हो रहा है, अच्छा सही। तो इसमें कंक्लूजन ये निकली है कि जो आपका रिज़ल्ट जिस जगह सेव हो रहा है वो आप ना भी करें डिक्लेयर, तो वो उसका मसला नहीं है, लेकिन जो आपके इक्वेशन में इनपुट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो आपने डिफ़ाइन करना है। मतलब सिंबल्स की कमांड जो है वो एटलीस्ट आपने इनपुट वेरिएबल्स को मेंशन करना है। जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं जिसमें आपका रिज़ल्ट स्टोर हो रहा है वो आप ना भी करें तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरह जो है आप डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे किसी भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करके देखते हैं। फंक्शन आपका वापस आना चाहिए। अब ये स्टोर दिया है लास्ट, अगर डब्ल्यू में अगर हमने की लिखे आपकी वापस आ गई है, ये आपका फंक्शन 4x² प्लस 2x + 1, ठीक है। तो ये आपकी
इंटीग्रेशन हो गई। इसमें इंटीग्रेशन की एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं। अच्छा, जब तक आप वर्क स्पेस क्लियर नहीं करेंगे आप इसमें डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो हैं वो आपके डिफ़ाइन हो चुके हैं। तो अब आप इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लें, इन्वर्स लैपलास लें, डिफरेंशियल लें, इंटीग्रल लें, वो आपको बार बार सिंबल डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक दफ़ा आपने इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं। अगर तो आप क्लियर ऑल करके वर्क स्पेस क्लियर कर देते हैं तो उस सूरत में आपको दोबारा से सिंबल्स डिफाइन करने होंगे। अदरवाइज़ आपके वर्क स्पेस में ये नज़र आ रहे हैं सिंबल्स, तो आप आगे कोई भी ऑपरेशन ये कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले एक फंक्शन लिखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ, एक और चीज़ थोड़ी क्लियर करते हैं। अब हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म में इनपुट वेरिएबल डिफाइन किए हैं। हमने यहाँ किया टी का एक्सपोनेंट। अब इसको देखते हैं ये एरर देता है या नहीं। ये देखें एरर दे रहा है। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि जो जेनेरिक है सिंबल्स की कमांड, और आप यहाँ टी जो है ऐड कर दें। टी ऐड हो गया। अब इसी को हम करते हैं ठीक है। अगर टी आपने डिफाइन नहीं किया हुआ था तो वो एरर दे रहा है, और अगर आपने सिंबल्स में टी को डिफाइन कर दिया है तो वो एरर नहीं देगा। इससे कि आप इंटीग्रेशन करें, और इंटीग्रेशन को अगर आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है एक्स वाई जेड हो गया है। ए अभी सेव नहीं है, सेव करवा लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 2t, और ये आपका है होल डिवाइडेड बाय 4। ये देखें ये ब्रैकेट जो है ये कवर कर रही है पूरी इक्वेशन को, तो होल डिवाइडेड बाय 4। अब इसी को अगर आपने टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में लिखना है, ये ए है, इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के देखते हैं क्या होता है। बी के नाम से अगर देखें, ठीक है, ये आपका आप सेव नहीं करवा सकते, सिर्फ डिस्प्ले के लिए। अब इसको देखें रीड आउट करते हुए थोड़ा आपको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। ये 4 नहीं है, ये एक्स रेज टू पावर 4 है। एक्स रेज टू पावर 4 और ई रेज टू पावर 2t। इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, और होल डिवाइडेड बाय 4। मतलब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये होल डिवाइडेड बाय 4 है या एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय 4 है। तो ये आप लोग जब इसको पीटी की कमांड यूज़ करेंगे पीटी की कमांड मतलब लिखते हैं उस फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ पर डिवीजन का देखें मज़ीद क्लियर हो रहा है। अच्छा, ये 4 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। चार चीज़ें डिस्कस की हैं, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें।
किसी का क्वेश्चन कोई है? ये हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, डिफरेंशिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? सर वो इंटीग्रेशन के बाद सी की वैल्यू का कुछ बता, जो एक कांस्टेंट होता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो उस जो कांस्टेंट होता है उसे तो खत्म कर देता है अच्छा वो। अच्छा, अगर हमने वो भी आर्बिट्रेरी, हाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप कह रहे हैं वो? हाँ, यस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो इसमें, हाँ इसमें नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी जब हमने ना कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन जो है वो उसके लिए अगर कैलकुलेट करना है। अक्सर आपकी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई इनिशियल कंडीशन दी हुई होती है, तो अगर तो आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है उसमें तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैलकुलेट करेगा। तो अदरवाइज़ ये है कि वो इसमें जो है वो शो नहीं कर रहा, वो आप उसको यही है कि जब यहाँ से कैलकुलेट करके उसको थ्योरेटिकल आपने लिखना है कहीं नोटबुक में या कहीं, तो आप अपने पास से उसको सी ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो कोई इनिशियल कंडीशन दी हुई है अभी, लेकिन हमने वो मेथड नहीं देखा कि इनिशियल कंडीशन अगर दी हुई है तो वो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी लेटर ऑन उसको देख लेंगे, अभी इधर से नहीं गुजरा वो। तो अगर तो इनिशियल कंडीशन गिवन है कि आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें एक्स वाई की दोनों की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, तो उसमें फिर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैलकुलेट करके उसको फिर वो ऐड करेगा। तो अभी क्योंकि हमने ये जर्नल इसका सलूशन निकाला है, स्पेसिफिक सलूशन नहीं है, तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ आपने जब उसको थ्योरेटिकल लिखना है तो आप सिंपली उसमें सी ऐड कर देंगे आखिर में, यहाँ से कैलकुलेट करके। हाँ क्लियर है ये पॉइंट? यस अच्छा सही, इसका इनिशियल कंडीशन वाला जो है ये भी इंशाल्लाह लेटर ऑन इसको हम देखेंगे, ये मेरे ध्यान में भी है, तो इसको मैं चेक करके किसी टाइम आप लोगों को बता दूंगा। इसकी मज़ीद आगे ज़रूरत अगर पड़ेगी या वैसे ही चलें नॉलेज के तौर पे जो है इसको भी देख लेंगे। उसकी भी एक सिंपल कोई कमांड होगी, वो मतलब इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगी, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है। जैसे आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो वो इनपुट देते हुए कोई इनिशियल कंडीशन किसी तरीके से हमने देनी होगी, तो वो इनिशियल कंडीशन के लिए भी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैलकुलेट करके एक स्पेसिफिक सोल्यूशन दे लेगा वो इसी तरह। अच्छा, आज के फिर लैब सेशन में ये इतना ही रखते हैं। आपको 4 कमांड्स जो हैं ये आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसी के मैं आपको कोई लैब टास्क दे दूँगा, एक एक दो दो इक्वेशन, तो वो आपने सिंपली करनी है। और नेक्स्ट लैब से पहले आपने उसको ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो है अपलोड कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट या जिस तरह भी आप समझें। अच्छा ठीक है, फिर आज का जो है सेशन इतना ही रखते हैं, तो बाकी नेक्स्ट टाइम जो है इसमें हम मैकेनिकल सिस्टम की ट्रांसलेशन जो है वो इसमें स्टडी करेंगे। अभी तक आप लोगों को मतलब मैटलैब का जो सिमुलिंग टूल बॉक्स है, जो उसका लाइब्रेरी है, वो आपको यूज़ करनी आ गई होगी। इसके अलावा कमांड विंडो में रहते हुए आपको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन उसको डिफ़ाइन करना, उसको सॉल्व करना, ये भी आ गया होगा। और एक इक्वेशन को डिफ़ाइन करने के बाद उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आपको आ गई होगी। तो ये आपके लिए आगे काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपने जो आगे किसी भी सिस्टम की मॉडलिंग करनी होती है तो उसमें आपको ट्रांसफ़र फंक्शन दिए हुए होते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन को ज़ाहिर बात है पहले आपने मैटलैब में रिप्रेजेंट करना है, उसको इनपुट आपने देनी है, तो वो आपको आने चाहिए रिप्रेजेंट करना कि आपने उसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह इनपुट देनी है मैटलैब को, और उसके कोफिशिएंट्स को किस तरह एंटर करना है।
तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी तो आप ट्रांसफ़र फंक्शन को बहुत इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, उनके रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो उन्हीं का फिर आगे ट्रांसफ़र फंक्शन, तो ये आगे आपके काम आएगा कि किसी ट्रांसफ़र फंक्शन की आपने किसी सिस्टम की आपने स्टेबिलिटी को चेक करना है कि वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये आप ट्रांसफ़र फंक्शन से आप लोग जजमेंट कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्यूचर में भी, कि आप लोग जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी जो बनाएंगे तो उसमें पहले आपने उसकी मॉडलिंग करनी होती है। पहले आप उसकी इसी तरह मैथमेटिकल इक्वेशंस निकालते हैं जो आपने प्रोसेस करना है, और उसकी इसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह मॉडलिंग करके आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप बनाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये मतलब आसान है, हम मतलब इजी वे में चल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट लिया है। तो होपफुली आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसको साथ साथ ही कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएंगी फिर शायद आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप साथ साथ करते रहेंगे तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान है सारा। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो सी यू, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम। हाफिज़ सर।